नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमिला हल्दर और आप देख रहे हैं किने टाइम्स। देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रही अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी 3 घंटे से धरने पर डटे, एफआईआर की मांग पर अड़े। पीड़ित छात्र के छर्रे दिखाकर पूछा, पैलेट गन दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई। आशुतोष रांका पर हमले के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले भाजपाइयों के लिए शिक्षा व्यापार बन गई है। इमरान खान क्यों मुनीर के आगे झुके, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास पीएम जैसी ताकत कैसे आई, सेना और सरकार के बीच असली पावर गेम। पेट्रोल डीजल महंगा होने का खतरा बढ़ा, पश्चिमी एशिया युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव, भारत के लिए महंगा क्रूड और रिफाइनिंग लगातार बढ़ती चुनौती। आरएसएस की विशाखापट्टनम बैठक में डेमोग्राफिक बदलाव, जनता की चिंता, नशे की बढ़ती समस्या, असम बाढ़ और देश के विकास जैसे मुद्दे की चर्चा में। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली में पैलेट गन से घायल छात्र साहिल की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है वो धरने से नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने साहिल के शरीर के निशान दिखाए, पैलेट के छर्रे दिखाते हुए सवाल उठाया कि उस पर पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई तो फिर गोली किसने चलाई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। धरने में प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद रहे। साहिल 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान घायल हुए थे। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये छात्रों के न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक तमाशा और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि साहिल की शिकायत क्राइम ब्रांच को भेज दी जाएगी, जो पहले से 20 जुलाई की घटनाओं की जांच कर रही है। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर हमले के दावे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि स्कूलों की बदहाली दिखाने की कोशिश कर रहे जंतर मंतर के युवा आंदोलनकारियों पर राजस्थान में हिंसक हमला कर दिया गया और उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। उन्होंने घटना को बेहद निंदनीय बताया। अखिलेश ने कहा कि हिंसा हताश का उग्र रूप है और आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि लोग शिक्षा और व्यवस्था को मुद्दे जरूर उठाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान की नौसेना, एयरफोर्स और सैन्य नेतृत्व को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा और जरूरत पड़ने पर फिर कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं, जिससे बातचीत और मुश्किल हो गई है। वहीं अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को, कंपनियों को भी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वालों पर आर्थिक कार्रवाई हो सकती है। चीन ने अमेरिकी दबाव का विरोध करते हुए कहा कि ईरान पर प्रतिबंधों से सामान्य का समाधान नहीं होगा और बातचीत की रास्ता भी है। ईरान ने भी कहा कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में नहीं झुकेगा। प्रदेश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। नर्मदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुकी है। कई इलाकों में जल भराव और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर आ चुकी है। प्रदेश के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गंगा, घाघरा, शारदा, टोसा, सोन और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से पार हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ समेत अलग अलग घटनाओं में 219 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 131 मौतें सड़क हादसे में हुई है। दूसरी तरफ राजस्थान में कई दिनों से ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हुई है। इसके चलते गुरुवार को श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 40.1 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद शुक्रवार को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस उड़ियाल जेल भेज दिया गया। मीडिया के मुताबिक अस्पताल में 6 डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि इमरान खान को अस्पताल में भर्ती रखने की जरूरत नहीं है और उनका इलाज जेल में भी किया जा सकता है। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने रावलपिंडी के ओडियाला जेल में ले जाया गया। इमरान को गुरुवार देर रात जेल से अस्पताल लाया गया था। अस्पताल पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी देखी गई। अस्पताल की लाइटें बंद कर दी गई, स्टाफ के मोबाइल फोन जमा कर लिए गए और मीडिया को भी बाहर निकाल दिया गया। वहीं पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल कर इमरान को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भेजने के आदेश में बदलाव की मांग की है। इससे पहले भी सरकार की याचिका दस्तावेज पूरी तरह नहीं होने का कारण लौटा दिया गया था। मानसून के मौसम में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होता है, जहां मच्छरों को पनपने के लिए अनुकूल माहौल मिल जाता है। घर के बाहर छत पर जमा बारिश का पानी, पुराने टायर, बोतल, डिब्बे, खुले पानी के टैंक, नालियां और कंस्ट्रक्शन साइट पर जमा पानी भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए पानी को जमा ना होने दे, कूलर और कंटेनर की नियमित सफाई करें और पानी की निकासी का इंतजार करें। मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहने और जरूरत पड़ने पर मच्छरदानी का उपयोग करें। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सुनीता ने 19 अगस्त को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में पहुंचकर तलाक की याचिका वापस ले ली थी। अब इसके पीछे की वजह को लेकर उनका एक कथित बयान सामने आया है। राखी सावंत से बातचीत के दौरान सुनीता को ये कहते हुए सुनाई दिया गया कि गोविंदा अपनी कथित गर्लफ्रेंड कोमल से शादी करने की योजना बना रहे थे। सुनीता ने दावा किया कि इसी वजह से उन्होंने तलाक का केस वापस लेने का फैसला किया। हालांकि इन दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने सुनीता की कोर्ट जाने और फिर केस वापस लेने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि परिवार के विवाद घर बैठकर भी सुलझाए जा सकते थे और इसे मीडिया तक ले जाने की जरूरत नहीं थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अगस्त 2026 में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 महीनों में चीनी के दाम करीब 40% तक बढ़े हैं। 18 अगस्त को औसत खुदरा कीमत 52 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि कुछ शहरों में ये 65 रुपए किलो तक पहुंच गया था। इस तेजी की कई वजह है। सबसे बड़ी वजह है E20 एथनॉल नीति को अपनाया जा रहा है, जिसके तहत गन्ने का एक हिस्सा चीनी की बजाय इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा कम बारिश, घटता चीनी भंडार और त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग भी दबाव बढ़ा रहा है। सरकार ने कीमतों पर काबू पाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। साथ ही स्टॉप लिमिट और निर्यात पर रोक जैसे कदम भी उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किसानों को लेकर है। चीनी महंगी होने के बावजूद देश भर में किसानों का हजारों करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। यानी बाजार में चीनी महंगी है, लेकिन किसान अपनी फसल का पैसा पाने के लिए अब भी संघर्ष कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। 20 अगस्त को ब्रेड क्रूड करीब 2.4% बढ़कर $93.88 प्रति बैरल पहुंच गया था, जो 24 जुलाई के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं WTI क्रूड में भी करीब 2.5% की तेजी आई। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव माना जा रहा है। ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ने की वजह भी आशंका है कि तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर है। दुनिया की इस बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। अगर ये सप्लाई बाधित होती है तो क्रूड में महंगा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बड़पुरा विधानसभा सीट बिजनौर के जिले में आती है और मुरादाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2022 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुशांत कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के कपिल कुमार को 14,345 वोटों से हराया था। बीजेपी को करीब 41.88%, सपा को 35.62% और बसपा को 19.37% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में
तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। बड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में सपा की रुचिवीरा को 1,03,426 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 99,450 और बसपा को 18,604 वोट मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव से सपा ने बीजेपी पर करीब 4,000 वोटों की बढ़त बनाई थी। अब एसआईआर के बाद बड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में 3,39,054 मतदाता बचे हैं, जो 2024 के मुकाबले 21,992 कम हो गए हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 1.20 लाख मुस्लिम, 78,000 क्षत्रिय और 55,000 एससी मतदाता बताए जाते हैं। इसके अलावा सैनी, पंजाब, पाल और अन्य पिछड़ा वर्ग भी बड़ी संख्या में है। यानी बड़पुरा में मुस्लिम, एससी और पिछड़े वर्ग के वोट के साथ स्वर्ण और अन्य ओबीसी मतदाताओं का रुख चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। साल 2027 में बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला बेहद करीब का होने वाला है। ऐसे ही और तमाम जानकारी के लिए देखते रहे केनी टाइम्स। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।